फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चन। इसके पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, रेलमार्ग को जोड़ने वाले स्थान से मिलाना है। तो सूची 1 में रेलमार्ग का नाम दिया और जोड़ने वाले स्थान का सूची 2 में दिया है। तो इन दोनों का सही कूट का प्रयोग करके चयन करना है। तो देखते हैं इसका। आइए, ऑप्शन ए में दिया है कि यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग। तो इसका ऑप्शन होगा पेरिस से वारसा तक। कहाँ से कहाँ तक है? तो पेरिस से वारसा तक है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग। और ट्रांस इंडियन रेलमार्ग कहाँ से है? तो ब्यूनस आयर्स से लेके वाल्पेर्जो तक। और तीसरा ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग, तो ये है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक। और ओरिएंटेड एक्सप्रेस कहाँ से है? तो पेरिस से लेके इस्तांबुल तक है। तो इसका ऑप्शन होगा 4, 3, 2 और 1। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन बी में दिया है 4, 3, 2, 1। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि उपयुक्त रेल मार्गों को जोड़ने वाले स्थानों का सही क्रम इस प्रकार है। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग पेरिस फ्रांस से लेके वारसा तक, ये पोलैंड में। और ट्रांस इंडियन रेलमार्ग चिली में है, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना से वाल्पेर्जो तक। अगला दिया है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद से मॉस्को व्लादिवोस्टोक तक है, रूस में है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, 9300 किलोमीटर है। और ओरिएंटेड एक्सप्रेस पेरिस का है, तो फ्रांस की राजधानी है, और इससे लेकर इस्तांबुल तुर्की तक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पतन नगर नहीं है, यानी कि पतन का मतलब होता है बंदरगाह। कौन इसमें बंदरगाह नहीं है? तो टोक्यो में बंदरगाह है, और न्यूयॉर्क भी बंदरगाह है, और लंदन भी है। कैनबेरा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबेरा। कैनबेरा जो ऑस्ट्रेलिया की वर्तमान राजधानी है, इसको छोड़कर सभी बंदरगाह नगर हैं। टोक्यो जापान की राजधानी और होन्शु द्वीप पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह है, जो हडसन नदी पर स्थित है। और लंदन टेम्स नदी पर स्थित बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से विश्व का कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? एंटेस को विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि सेंटोस ब्राज़ील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है, समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है पूरे विश्व में, इसलिए इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? जैविक घटकों से और अजैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, इन सारे मिलाकर पर्यावरण बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है। जैविक और अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रिया तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठन, भौतिक या अजैविक संगठन, स्थल, जल, वायु। और जैविक संगठन पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। और ऊर्जा संगठन, तो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। इसलिए ज्ञात है कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो मिसिसिपी किसका उदाहरण है? तो अंगुलित पंजक डेल्टा का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि मिसिसिपी डेल्टा, जिसे यजू मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और यह किस नदियों के बीच में स्थित है? तो मिसिसिपी और यजू नदियों के बीच में स्थित है। वर्तमान में वर्ल्ड फूड डेल्टा के आकार का ये उदाहरण है। इसे अंगुलित या पंजक डेल्टा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बंगुरला जलधारा क्या है? तो बंगुरला जलधारा क्या है? दक्षिण अफ्रीका के तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। तो देखिएगा इस ऑप्शन में किस में दिया है। ऑप्शन डी में दिया है कि दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बेंगुला धारा जो होता है, दक्षिण आंध्र महासागर में बहने वाली एक ठंडी महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा कर सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है।
इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से को क्या नहीं दिखता है, तो राहु नहीं दिखता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पृथ्वी से 5 ग्रहों को हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि। राहु को नहीं देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, तो बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है, बर्फ के पिघलने से आता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि बारहमासी नदियाँ वर्षा से और साथ ही ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली जो बर्फ होता है उसी से इसका पानी प्राप्त होता है। इस कारण यह वर्ष भर नदियों में जल भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आदिवासी समुदाय में से कौन सी निग्रिटो का प्रजाति का है, तो सेमांग प्रजाति का है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि निग्रिटो प्रजाति की सबसे प्राचीन प्रजाति की श्रेणी में आती है। भारत इस प्रजाति की कुछ जनजातियाँ दक्षिण भारत में निवास करती है। उत्तर पूर्वी भारत के नागा और सेमांग जनजाति प्रजाति में शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है, तो ब्राज़ील में होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ब्राज़ील विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादन देश है और इसमें वैश्विक कॉफ़ी पूर्ति 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका जो विश्व के सबसे ज़्यादा उत्पादन में कॉफ़ी का 20% हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जापान में जो औद्योगिक विकास होता है उसके लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है, तो ऑप्शन में दिया है कि उच्च स्तर की प्रौद्योगिकी उत्तरदायी है। औद्योगिक विकास के लिए खनिज संसाधनों की बहुलता, तो ये उत्तरदायी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है कुशल श्रम और 10 परिवहन शुल्क, तो ये उत्तरदायी है। और ऑप्शन बी में जो दिया था वो उत्तरदायी नहीं था, बहुलता खनिजों का, क्योंकि जापान में खनिजों की बहुलता नहीं है। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र से हुआ है। यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता होती है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी महाद्वीप को गोंडवाना लैंड कहते हैं और उत्तरी को महाद्वीप को तो अंगारा लैंड कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जब पेंजिया का विभाजन हुआ था तब पेंजिया उत्तरी भाग लारेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिण भाग गोंडवाना, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मेडागास्कर, प्रायद्वीप भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि जो आर्कटिक क्षेत्र है और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आर्कटिक क्षेत्र होता है उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला एक भौगोलिक क्षेत्र। इस क्षेत्र की कोई परिभाषा नहीं है क्योंकि इसकी दक्षिणी सीमा बदलती रहती है। आर्कटिक महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। इसका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती जो पर्यावरण के जंगल है, समुद्री घास है, परवाल भित्ति, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है। तो कौन सा शामिल है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व शामिल है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि जो मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर लगभग 10,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के सबसे संपन्न क्षेत्रों में से एक है। इस जैव मंडल के आरक्षित क्षेत्र में 21 द्वीपों के साथ ज्वारनदमुख और समुद्र तट में शामिल है, इसलिए समुद्री शैवाल और समुद्री घास, परवाल भित्तियाँ, खारे दलदल और मैंग्रोव आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो कोपेन का वर्गीकरण है उसके अनुसार यूपी और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं, तो CWG से इसको इंगित करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1918 ईस्वी में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए थे, जिनमें 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैला हुआ है, तो 12 नॉटिकल मील। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि 1982 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, जिसके अनुसार प्रत्येक तटीय देश एक प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र का दावा कर सकता है, यानी कि
जो जिस देश के किनारे जो समुद्री वाला मतलब जगह या क्षेत्र है, तो 12 समुद्री मील यानी कि 21.9 किलोमीटर तक वो अपना अधिकार कर सकता है। वहाँ तक मतलब जो भी हो वहाँ से मछली पकड़ना या वहाँ के जल में जो भी काम हो कर सकता है, तो उस देश का होगा। तो देखिएगा कि जो समुद्र की ओर से अपनी रेखा आधार से 12 समुद्र मील जिसको 21.9 किलोमीटर तक विस्तृत होगा, ये देश अपने पर जो प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र है उसके ऊपर हवाई क्षेत्र या इसके नीचे समुद्र तल और उपमृदा पर संपूर्णता का उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है। तो फ्रेंड्स, जो हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो सारा समाप्त हो गया है, और आगे के लेक्चर में, कल वाले में, हम लोग भारत के भूगोल पढ़ेंगे, इंडियन जियोग्राफी। तो आप लोग इस TRE और 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर बने रहिए और सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम को पढ़ते रहिए। वर्ल्ड जियोग्राफी के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए। अब अगले दिन हम लोग इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप TRE 4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना है तो इस चैनल से करते रहिए, क्योंकि इसमें TRE के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले ही करा दिए गए हैं और इसमें BPSC के अभी तक जितने पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो देखिएगा, हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री है, मेडिएवल हिस्ट्री है, और जो क्या बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद से जियोग्राफी का हम लोग ने वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट कर लिया है, साइंस भी कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप और पॉलिटी का भी कंप्लीट हो गया है, तो आपको अगर पढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं।